हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपन वाटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की दिशा में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पीएच ऑफ वाटर, जल की पीएच ज्ञात। देखिए, पीएच एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी सहायता से अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसकी मात्रा वो ज्ञात करते हैं। पीएच का रेंज 0 से 14 के बीच में होता है। 7 पीएच अगर वैल्यू है तो मीडियम न्यूट्रल माना जाता है। 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक माना जाता है, और 7 से 14 तक है तो वो एल्कलाइन यानी कि क्षारीय विलयन माना जाता है। अब पीएच एक इस तरह का क्या कह सकते हैं ना क्राइटेरिया है जो पानी के वास्तविक गुणों को काफी हद तक प्रभावित कर देता है, दूसरे गुणों को प्रभावित कर देता है। अपन सब जानते हैं कि अम्ल अपने को या अपने घर के सामान को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ज्यादा क्षारीय है तो भी ये नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं करेगा। बहुत ज्यादा अम्लीयता, बहुत ज्यादा क्षारीयता ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक नहीं है, और घर के जो डोमेस्टिक क्या कह सकते हैं ना अपने उपकरण हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। ये नुकसान ही पहुंचाता है। तो अपन इसके बारे में अगर अपन देखें संक्षेप में, तो जल की जो अम्लीयता है, क्षारीयता ज्ञात करने हेतु उसकी पीएच रेंज अपने को ज्ञात करनी होती है। तो पीएच निकालने के कई तरीके होते हैं। आजकल तो लिटमस पेपर से पता चल जाती है, और पीएच इंडिकेटर्स भी आते हैं, उनकी सहायता से अपन पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच की जो रेंज है 7 न्यूट्रल मानी जाती है, बिलो 7 एसिडिक, अबव 7 एल्कलाइन। सतही जल अगर हम बात करें, सतही जल का मतलब क्या हो गया? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, नदी, तालाब, झील या पानी के पोखर, वो कहलाता है सतही जल। सतही जल की पीएच अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो कितनी है? 6.5 से 8.5 के बीच में रहती है। भूगर्भीय जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, जिसको अपन किसी भी मैकेनिज्म से जमीन से खींच के ऊपर लाते हैं, उसकी पीएच है 6 से 8.5 के बीच में, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही मिलती है। यदि पीएच की वैल्यू अबव 8 है तो ये जल हार्ड माना जाता है, कठोर जल माना जाता है। उपयोग में लेने में इसको दिक्कत आती है, चाहे वो पीने का पानी, चाहे वो कपड़े धोने का हो, चाहे वो नहाने का हो, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेने वाला पानी हो। कंस्ट्रक्शन में भी पानी इस्तेमाल होता है, आपको पता है, तो वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी इफेक्ट कर देता है। उससे निर्मित होने वाले जो बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, उनको बनाने में एक अलग चैलेंज आता है। इंजीनियरिंग की विषय दिशा में है। अगर मान लीजिए जल की पीएच और उसकी क्षारीयता, एल्कलिनिटी, मान लीजिए वो अम्लीय न होकर क्षारीय है, तो क्षारीयता उसकी कोरोसिविटी यानी कि उसकी क्षयकारकता, उसके अपघटन करने की क्षमता, उसको ज्ञात करने के लिए जरूरी होती है, उसको ज्ञात करने के लिए आवश्यक होती है। मान लीजिए अगर जल की पीएच 8 है ना, तो वो कोरोसिव हो जाएगा, तो उसकी क्षारीयता ज्ञात करने तो आवश्यक थी। अगर पीएच अम्लीय है तो भी ये कोरोसिव हो जाएगा। तो ये कुल मिला के पीएच को 7 से कम होना या 7 से ऊपर होना, ये एक क्या कह सकते हैं ना रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो काम के लिए उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, चाहे कोई सा भी काम हो। ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक कंडीशन अपन ने लिखी है ये वाली, यदि जल की पीएच 6.5 यानी कि हल्की अम्लीय है तो ये जल कैसा हो जाएगा? कोरोसिव हो जाएगा। जल की पीएच ज्ञात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पीएच ज्ञात होने के बाद ही अपन उसका सही उपयोग कर सकते हैं। कोरोसिव हो जाएगा, कोरोसिव का अर्थ क्षयकारी हो जाएगा, और नुकसान किस रूप में आएगा? सामान्य रूप में अपन देखें, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लेड, जिंक, इनसे निर्मित जितने भी प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं। प्लम्बिंग फिक्सचर का मतलब होता है जैसे ये नल की टोटी हो गई, पाइप के जॉइंट्स हो गए, है ना, इनमें कोरोजन उत्पन्न कर देगा और उनको क्षतिग्रस्त कर देगा, डैमेज कर देगा ये जल। और अगर अपन देखें धोने के बाद में, कपड़े धोने के बाद में उनके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, बन सकते हैं, कपड़े भी डैमेज हो जाएंगे। उसके अलावा जो किचन के सिंक्स हैं, टॉयलेट के वॉश बेसिन्स हैं, उनके ऊपर जैसे अपन मान लीजिए टॉयलेट का या सिंक का ये पाइप है, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं पानी के ड्रेन के लिए। यहाँ पे आपको बॉर्डर पे ब्लूइश ग्रीन कलर के परमानेंट निशान मिल जाता है उसमें, और धीरे धीरे ये सतह होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये किस कारण हुआ?
जल की पीएच अम्लीय होने के कारण हुआ, ये कोरोसिव जल हो गया। ठीक है, इसी को आगे पढ़ते हैं। यदि जल की पीएच 8.5 से अधिक है तो ये जड़ ऐसा माना जाता है हार्ड, कठोर जल माना जाता है, उस श्रेणी में आ जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी वस्तु है जिसके संपर्क में जल रहता है वो उसकी सुंदरता खो देती है, उसकी जो कह सकते हैं ना स्पष्टता, सुंदरता, स्वच्छता, वो सब खत्म हो जाती है और बिल्डिंग डैमेज होने लग जाती है। अगर बिल्डिंग के अलावा कोई दूसरा जो अपन देखे हैं जहाँ पे जल का इस्तेमाल हो रहा है, गार्डन्स है, तो वहां पे भी उनको बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, खेती वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो वस्तुएं जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। इन पे जैसे पाइप्स वगैरह हैं, ड्रेन पाइप्स, इन पे सब पे स्केल्स बन जाते हैं, पपड़ी आ जाती है। और जो फिक्सचर्स होते हैं वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट जम जाता है, आपने कई बार देखा होगा, सफेद सफेद सॉल्ट्स वहां पे आके जम जाते हैं, जो दोनों चीजों को खराब करते हैं। एक तो सरफेस को खराब करेंगे, एक दूसरी चीज की सुंदरता खराब कर देंगे, वो चीज गंदी लगने लग जाएगी और पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं रहता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खारा हो जाता है। ठीक है, ये इसके नुकसान। अब सवाल है कि मेजर कैसे किया जाए, तो आजकल मैंने बताया हर चीज को मेजर करने के कई तरीके हैं। पीएच को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो इसको लेबोरेटरी में मेजर किया जाए, एक इसको साइट पे जहाँ पे अपन प्रैक्टिकल एक्चुअल में देख रहे हैं पानी की या वाटर बॉडी की पीएच कितनी है। तो दोनों तरह से लैब के अंदर भी की जा सकती है और ये साइट पे ले जाके भी की जा सकती है। तो एक छोटा पीएच मीटर है, ये इस तरह का एक यंत्र है जिसको मैंने समझाने के लिए डिजाइन किया है बोर्ड पे। इस पे एक स्क्रीन होती है छोटी सी जिसपे ये पीएच का मान लिखा जाता है ना। इस पे दो इलेक्ट्रोड जुड़े रहते हैं, कैथोड और एनोड। वाटर सैंपल लिया है और इस वाटर सैंपल में ये जोड़ के और इसको ऑन कर दिया तो ये पीएच की वैल्यू इस पे मशीन पे लिखी आ जाएगी। और जो पुराना मेथड है लिटमस वाला, उसमें तो एक ही बॉटल पे मार्क लगे रहते हैं डिफरेंट कलर, है ना, रेड कलर से लेके ग्रीन कलर के। तो 7 का जो न्यूट्रल वाला मार्क है वो तो बीच में होता है, उसके ऊपर चले जाओ तो और उसके नीचे चले जाओ तो वो वैल्यू एसिडिटी और अल्कलिनिटी शो करती है। फिर ये तो अगर अपन देखें लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समुद्री या कोई भी जल है, नदी का या तालाब का जल है, उसमें अगर ये पीएच का मान 4 है यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय जल है, तो जितनी भी मछलियां हैं चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं सब मर जाएंगी वहां पे। अब आप अंदाजा लगाओ, एक इंडस्ट्री है जहां से जो एफ्लुएंट निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है बिना ट्रीटमेंट के निकला और वो नदी में जाके गिर गया, या नाला जो था उसमें जो ड्रेन निकला वो नदी में जाके गिर गया, तो क्या होगा, उस नदी के अंदर अम्लीयता बढ़ जाएगी और उसके अंदर जितने भी जंतु हैं, खासतौर से मछलियां हैं, वो मर सकती हैं, दूसरे जंतु मर सकते हैं। और अगर ये पीएच 5 के आसपास है, 4 से बढ़ के 5, तो ये फ्रॉग्स और उसके एग्स और उसके टेडपोल लार्वा और उसके अंदर जो दूसरे जेली आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस, उन सबकी मृत्यु हो सकती है। तो ये आफ्टर ऑल एक क्या कह सकते हैं ना, एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है, पर्यावरणीय खतरा है। और एक ये पैरामीटर है, ये अपन देख के बता सकते हैं कि ये ऐसे ड्रेन अगर हुई तो वहां पे पीएच जो है उसका मान नेचुरल है, उस ड्रेन में HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह के एसिड्स होते हैं, मिक्सचर होता है एसिड्स का, तो वो बिल्कुल जो मार्बल खासतौर से उसको डैमेज करता है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। अपन देखते हैं ताजमहल का कलर धीरे धीरे फेड होगा बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, दूसरा समुद्री जल है, उसकी पीएच करीब 8 के आसपास है और ये पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता गया तो अपन देख रहे हैं जैसे सोपी वाटर है, साबुन का पानी जो अपने घर के नालियों से निकलता है या लॉन्ड्री से निकलता है, इसकी पीएच होती है 12। तो ये 12 पीएच वाला पानी अल्टीमेटली जाएगा तो नाली में, ड्रेन पाइप में जाएगा और ड्रेन पाइप अल्टीमेटली जाके किसी वाटर बॉडी में जाके खुल जाएगा। तो जरूरत किस बात की है कि उस ड्रेन पाइप से निकले हुए पानी को ऐसे स्थल पे पहुंचाए जहां पर उस पानी का ट्रीटमेंट हो सके। ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, उसकी जो अल्कलिनिटी है, उसके जो सॉल्ट्स है, उसका जो सोप है, उसको निकाल के और उसको कम हानिकारक जल में बदल के फिर वाटर बॉडी में ऐड करवाते हैं। जैसे पीएच हो गया मान लीजिए 13, तो ब्लीच हो गया, ब्लीच का मतलब है रंग उड़ा देगा वो। ठीक है, ये केमिकल की सहायता से होता है, केमिकल होते हैं बेसिकली, ये ब्लीचिंग नेचर के होते हैं। और बिल्कुल जैसे नाली साफ करने का जो आता है, जैसे कीवी ड्रेनेक्स का आपने नाम सुना हो, तो नाली साफ कर देता है और नाली ब्लॉक नाली को बोल देगा, तो वहां पे जो पीएच होती है बहुत ज्यादा क्षारीय है, 14। तो आप सोचो जिस नाली में कचरा फंसा हुआ है उसमें आपने ये कीवी ड्रेनेक्स डाला, उसने पीएच कर दी बिल्कुल एकदम
हाईली अल्कलाइन, बिल्कुल एकदम अमोनिया निकलती है उसके अंदर से, और ये लिक्विड ड्रेन क्लीनर बिल्कुल उसको क्लीन कर देता है। पीएच है 14, तो वो बिल्कुल एकदम, अगर जल की पीएच इतनी ज्यादा हो जाएगी तो नेचुरल है वो किसी काम का नहीं रहे। एक और पैरामीटर है वाटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, वो है वाटर का टेम्परेचर, जल का तापमान। अपने को पता है कि जो सतही जल है और एक है भूगर्भीय जल, अंडरग्राउंड वाटर, दोनों का टेम्परेचर वेरी करता है टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। गर्मियां होती हैं, सतही जल बहुत जल्दी गर्म होके देर से ठंडा होता है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो भूगोल से, अपन बेसिकली उस एंगल से नहीं देख रहे, है ना। एक मोटे तौर पे देखें तो जो टेम्परेचर हायर है अगर मान लीजिए पानी का, तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो उसके अंदर जीव जंतुओं की संख्या कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर अपन बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर हमेशा सरफेस वाटर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अपन देखते हैं कि साहब बहुत सर्दियां हैं और बोरिंग से अंदर से पानी आ रहा है तो गर्म पानी आता है, ऐसा लगता है वो गर्म है, और वास्तव में उसका तापमान सतही जल से अधिक होता है, इसलिए गर्म लगता है। तो अपन एक प्रॉपर्टी हो जानते हैं कि पानी अगर तापमान उसका अधिक है तो उसके अंदर जो भूगर्भीय चट्टान है, जो रॉक्स हैं पृथ्वी के गर्भ के अंदर है, उनसे जो लवण होते हैं, उनसे जो सॉल्ट्स होते हैं वो घुल के वो उसके अंदर ज्यादा मिल जाता है। तो जो जल भूगर्भ का है और जो सतह पर आता है, इसका तापमान अधिक है, उसके अंदर सॉल्ट्स की मात्रा भी अधिक होती है, उसके अंदर लवणों की सांद्रता भी अधिक होती है। लवण अधिक होने के कारण उसकी कंडक्टिविटी यानी कि उसकी चालकता है वो भी सतही जल की तुलना में अधिक होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिफरेंट एंगल से स्टडी की जाती है। जैसे मैंने पॉइंट लिखा है कि आइडियल टेम्परेचर नापने के लिए अपन ने क्या यूज किया, टेम्परेचर सेंसर का यूज किया। ये टेम्परेचर सेंसर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को नाप सकता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट पर लिखें तो ये टेम्परेचर आ जाता है। दूसरा यूज अपन कर सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर का, जिसके अंदर पानी में डुबाते सीधे डिजिट्स आ जाती हैं कि साहब इस जल का तापमान इतना है। ये तो हो गया तापमान नापने का तरीका, और ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। एक पॉइंट और है कि गर्म जल में कुछ टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं, जो विषैले कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी है, उनका जो विषैलापन है और अधिक बढ़ जाता है। तो अपन यहाँ पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पानी का तापमान जो होता है अगर सामान्य से अधिक हो जाए, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कहाँ का जल है, किस प्रकार का जल है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई टॉक्सिकेंट्स आ गए तो वो अधिक टॉक्सिक हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कीजिए थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ जल है। थर्मल पावर प्लांट आप सब जानते हैं, जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहां पे जो जल होता है उसको क्या कह सकते हैं ना, बहुत ही अधिक तापमान पे वो जल निकलता है, तो उसको पहले कूल किया जाता है, उसको पहले ठंडा किया जाता है उस जल को, और उसको कूल करके फिर उसको पावर प्लांट से बाहर निकाला जाता है ताकि उस पानी को वाटर बॉडीज में अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर वो खौलता पानी, वो बॉइलिंग वाटर एकदम से निकलेगा तो नेचुरल है, अगर वो किसी वाटर बॉडी में जाएगा तो उस वाटर बॉडी के जितने भी जीव हैं उनको वो सर्वाइव नहीं होने देगा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एनवायरमेंट में। पानी के अंदर जो टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट है। पानी के टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जीवों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी जो अपन मेजर करते हैं, अभी आपने पढ़ा जैसे वाटर क्वालिटी, उसके बाद सेकंड है सॉइल, मिट्टी। अपने को पता है कि जो सॉइल है वो दुनिया भर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और दूसरे जीवों को भी एक हैबिटेट प्रदान करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है, मिनरल साइक्लिंग में वो सॉइल हेल्प करती है ना। और इस तरह के कई फंक्शंस हैं जो सॉइल के थ्रू रेगुलेट होते हैं, सॉइल के थ्रू नियंत्रित होते हैं। तो सॉइल की कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन स्टडी करके उस सॉइल की जो क्या कह सकते हैं ना, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका अपन पता लगा सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में अपन कहते हैं कि साहब ये बंजर भूमि है। अरे तो क्यों कह दिया भाई उसको बंजर? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई चीज नहीं उग पाएगी अच्छे से। अगर उगती भी है तो इस तरह की चीज उगती है जिनका ह्यूमन वैल्यू के लिए अगर अपन देखें तो कुछ भी उसमें योगदान नहीं होता। एक जमीन अपन कहते हैं उपजाऊ भूमि है कि साहब उसके अंदर अच्छी फसल उत्पन्न होती है। गार्डन की सॉइल अलग तरह की होती है, खेत की सॉइल अलग तरह की होती है, एंड सो ऑन।
ये एक ब्रांच है बेसिकली जिसको विस्तार से पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर में, ये कहलाती है पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। अपन उसको बहुत ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि अपने पास समय कम है और ये टॉपिक जो है वो इतना विस्तार से आपको नहीं पढ़ना, फिर भी अपन इसमें जितना संभव हो सकेगा थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देने का मैं प्रयास करूंगा इस विषय में। तो अपन ये कहते हैं कि सॉइल की क्वालिटी उसके कार्यों को प्रभावित करती है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। सॉइल के फंक्शन में क्या क्या फंक्शन इंक्लूड हो जाते हैं, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना पानी होल्ड कर सकती है, पानी ज्यादा होल्ड कर सकती है इसका मतलब वो उपजाऊ मिट्टी है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। उसके अंदर जो है टेम्परेचर रेगुलेशन करने की प्रॉपर्टी भी होती है, मिनरल साइक्लिंग भी सॉइल के थ्रू ही होती है ना, और ऑर्गेनिज्म को सॉइल हैबिटेट प्रोवाइड करती है एक फॉर्म में। अब अपन सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, उनको अपन नापते हैं क्योंकि अपन को इकोलॉजी के अंतर्गत ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये निम्न बिंदु हैं जिन पर फोकस किया जाता है बेसिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट द्वारा। सॉइल रेस्पिरेशन, सॉइल इन्फिल्ट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी है, कैसी है, कितनी उपयोगी है वो, सॉइल की पीएच, जैसा भी उसने देखी थी पानी की पीएच, वैसे सॉइल की पीएच देखी जाती है। सॉइल में मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है, सॉइल में नाइट्रोजन कितना है नाइट्रेट्स के रूप में, और सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है जो कि ये निर्धारित करती है कि उसके अंदर सॉल्ट्स कितना है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको कंसीडर करके सॉइल की क्वालिटी निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं। सॉइल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल रेस्पिरेशन। सॉइल रेस्पिरेशन के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि सॉइल के अंदर जितने भी जीव उपस्थित हैं, माइक्रोब्स हो गए, फंगस हो गई, एल्गी हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारे जीव किस दर से श्वसन कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो नेचुरल है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो उपयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो उसको अपन एक छोटे से चैम्बर में कैप्चर करके उसको नियमित अंतराल पे, बल्कि कहते हैं कम अंतराल पे, उसको मेजर किया जाता है। उसको इस प्रकार का एक यंत्र है जो मिट्टी में करीब कुछ एक सेंटीमीटर को अंदर प्रेस करके और पूरा पैक्ड है, और ये सिरिंज लाइक एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से इससे जो है इसमें भरी हुई एयर खींची जाती है और उस एयर में CO2 का अमाउंट फिर मेजर किया जाता है। ये एक 6 इंच व्यास का एक सर्किल है, एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन ने सॉइल में दबा दिया। सॉइल के अंदर सूक्ष्मजीवी मौजूद हैं, दूसरे भी जीव मौजूद हैं, तो वो जब रेस्पायर करेंगे तो उनसे क्या एलिमिनेट होगा, CO2। वो CO2 एलिमिनेट होगी इस चैम्बर में इकट्ठी हो जाएगी, और अपन क्या करते हैं इसको लंबे टाइम तक करते हैं। एक मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत में कई लोकेशन पे कई दिनों तक ये काम किया जाता है, तब जाके इसका एक आइडिया लगता है कि कितना सॉइल कैपेसिटी है। तो अपन क्या कहेंगे कि इसके अंतर्गत सॉइल से निकली हुई CO2 की मात्रा को मापा जाता है। पहली बार ये CO2 क्यों बनती है, क्योंकि सॉइल के अंदर रूट सिस्टम मौजूद है, प्लांट की रूट्स होती है मिट्टी के अंदर, उनसे CO2 एलिमिनेट होती है। दूसरा सॉइल के अंदर होने वाली जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं, उनसे CO2 लिबरेट होती है। और ये मृदा में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का न्योता है कि कितने CO2 बन के आ रही है। CO2 ज्यादा बन रही है इसके अंदर, इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर जो है जैविक क्रियाएं अधिक हो रही हैं, सॉइल हेल्दी है। सॉइल रेस्पिरेशन को मापने की जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे। ठीक है, किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये हेक्टेयर है और यह पर डे, प्रतिदिन। तो ये इस तरह से नापा जाता है। सॉइल से निकली हुई CO2 की मात्रा, इसको नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल में उपस्थित नमी, मॉइस्चर, सॉइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल रेस्पिरेशन तेज होगा, फास्ट होगा। सॉइल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अधिक होगी, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी। ये सारी चीजें सॉइल की जो कह सकते हैं ना रेस्पिरेशन की रेट को तय करते हैं। मानव जनित क्रियाएं जैसे कि इरिगेशन, सिंचाई करना, माइनिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे सॉइल की
जो रेस्पिरेशन की दर है वो प्रभावित होती है, बल्कि सीधा यूं कहें वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी को खराब कर देगी ह्यूमन एक्टिविटी से। तो इसीलिए बार बार उस सॉइल की प्रॉपर्टी चेक की जानी आवश्यक होती है। तो ये एक सिस्टम है जिसका नाम है सॉइल फ्लक्स सिस्टम। सॉइल फ्लक्स सिस्टम, ये सिस्टम सॉइल के रेस्पिरेशन की दर को नापने के लिए काम में लिया जाता है। एक ही लोकेशन पर अलग अलग समय में सॉइल रेस्पिरेशन की रेट को नापते हैं। तो इस प्रकार का एक यंत्र है, इस यंत्र की सहायता से अपन एक निश्चित स्थान पर निकली हुई मिट्टी से निकली हुई CO2 को मेजर करते हैं और ये तय करते हैं कि सॉइल की क्वालिटी किस प्रकार की है। अगर सॉइल रेस्पिरेशन की दर सामान्य है तो वो हेल्दी सॉइल है। अगर ये निकली हुई CO2 की दर सामान्य से कम आ जाती है तो ये वैल्यूज प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हो। मान लीजिए आप एक पथरीली जगह चले गए, वहां पे पत्थर ज्यादा है, मिट्टी कम है, तो नेचुरल रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगी, उस पथरीली जमीन में जीव जंतु कम मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप उपजाऊ मिट्टी में चले गए तो वहां पे रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होगी। ब्लैक सॉइल में चले गए, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट अधिक है, तो सॉइल रेस्पिरेशन अधिक होगा। और इस तरह से रेत है कहीं पे, बिल्कुल ही डेजर्ट है, वहां पे भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगी एंड सो ऑन। सॉइल की वो प्रॉपर्टी है सॉइल इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है कि पानी मिट्टी में जब परकोलेट होता है, चन के नीचे आता है, तो उसके नीचे जाने की दर क्या है, ये कहलाता है सॉइल इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेट करना यानी किसी चीज के अंदर प्रवेश करना। अपन बात कर रहे हैं पानी किस दर से मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है। तो सॉइल इन्फिल्ट्रेशन मापने का उद्देश्य क्या है अपना, कि किस जल से मिट्टी में पानी प्रवेश करता है। इसकी उपयोगिता, इसका उद्देश्य क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन की दर अपने को यह दर्शाएगी कि जल किस रेट से परकोलेट होके यानी कि नीचे पानी के मिट्टी में बैठता है। दूसरी संभावना क्या रहेगी, वो बैठेगा ही नहीं, वो ऊपर ही भरा रह जाएगा। तो अपन इसको मापते हैं कि यंत्र की सहायता से, बिल्कुल सिंपल सा यंत्र होता है, इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं अपन। जिस भी मिट्टी की अपने को ये प्रॉपर्टी ज्ञात करनी होती है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन की रेट ज्ञात करनी होती है। इस यंत्र में अपन कुछ हिस्सा मिट्टी के यानी जमीन के बाहर छोड़ देते हैं, करीब 12 सेंटीमीटर और करीब 15 सेंटीमीटर जमीन के अंदर इसको प्रेशर से दबा देते हैं। ठीक है, इसी के अंदर इसी साइज का इससे हाफ साइज का एक सर्किल और होता है, मेटेलिक होता है, सारा धातु का बना होता है, और इसको इसके बीच के अंदर प्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, बाहर वाली रिंग की जो डायमीटर है, व्यास है, वो करीब 60 सेंटीमीटर है। अंदर वाली रिंग का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर एक ये मेजरिंग रॉड लगाया जाती है, ये नापने के लिए रॉड लगा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस जगह पानी डालेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में पानी आ जाएगा, इस जगह पानी आ जाएगा, और ये पानी जब बैठेगा तो नेचुरल है, जब सॉइल के अंदर जाएगा ये पानी, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये दर्शाएगा कितना मिट्टी के अंदर ये पानी किस दर से जा रहा है। तो ये एक सिंपल सा यंत्र है, ये देखने के लिए कि पानी के परकोलेशन की रेट क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन की रेट क्या होती है ना। तो इसको अपन नापते हैं मिलीमीटर पर आवर या इंचेस पर आवर में, कि किस दर से पानी मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण लिखे हैं, जैसे सैंड है, उसके अंदर ये परकोलेशन की रेट है 30 mm पर आवर में लिखी है मैंने, मिलीमीटर पर आवर में है, लेस देन 30 है, यानी कि बहुत जल्द। सैंडी लोम, दोमट मिट्टी 20 से 30 mm पर आवर, mm मतलब गहराई। ठीक है, लोम ये और कम हो जाएगी, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी और कम हो जाएगी। तो आपको पता है चिकनी मिट्टी में तो पानी आप डालो तो ऊपर ही रखा रहेगा, वो तो नीचे जाएगा ही नहीं। तो जब नीचे नहीं जाएगा पानी तो क्या होगा, बारिश आने पर या तो पानी बह जाएगा और सतह की मिट्टी को और बाहर ले जाएगा। फसलों के लिए ये मिट्टी उपयोगी अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि पानी को होल्ड ही नहीं कर सकती, ये पानी इसमें बह जाता है। अब देखें आप इसके अंदर, यदि ये रेट पानी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की रेट बहुत धीमी है तो क्या होगा, पानी की एकत्र होने की समस्या हो जाएगी, पॉन्डिंग जिसको होता है ना, तालाब बन जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर स्लोप है, ढलान है, तो पानी आते के साथ ही उससे रन अवे हो जाएगा, वो पानी बह जाएगा।
और ढलान क्षेत्र से इरोजन कर देगा, मिट्टी वहां से बह के आगे निकल जाएगी। अगर फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो वो भी यहाँ पे ज्यादा होगी जहां पे होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। दूसरा नुकसान क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं उनके लिए जो आवश्यक मॉइस्चर है, जो नमी है जो मिट्टी में होती है, प्राकृतिक नमी है, वो भी कम होगी क्योंकि उसके अंदर पानी होल्ड ही नहीं हो पा रहा। तो अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि मिट्टी जो होती है उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन की दर है वो ये तय करती है कि उसका उपजाऊपन कितना होगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन की रेट ठीक ठाक है तो पानी अंदर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और वो मिट्टी के अंदर वो पानी एकत्र रहेगा, तो वो फसलों के लिए भी उपयोगी साबित होगा, वो ह्यूमन यूज के लिए भी उपयोगी साबित होगा, एनवायरमेंट के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन पता लगा वो पानी बिल्कुल सतह पर ही रह गया, अंदर जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, वो पानी रन ऑफ हो जाएगा, ऊपर की मिट्टी को बहा ले जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो को बहुत ज्यादा एडवांटेज अपने को नहीं देगा। तो एक और प्रॉपर्टी होगी सॉइल इन्फिल्ट्रेशन की दर। ये दर है, कुछ एक उदाहरण है उसके।